हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट करवाऊंगी। देखिए, यहाँ पे आपको इंडेक्स पे लेके चलती हूँ मैं। इंडेक्स में देखिए, इन टोटल 10 यूनिट्स आपको दे रखी हैं और इसे 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। 2 ब्लॉक्स मैं करवा चुकी हूँ, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 कंप्लीट। अभी हम इसका ब्लॉक 2 कर रहे हैं और ब्लॉक 2 की भी मैंने यूनिट 3 करवा दी है, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। आज हम इसकी यूनिट 4 करेंगे, वर्क प्लेस स्ट्रेस मेजर कॉजेस। यूनिट 4 का आज हमारा फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट वीडियो है। इससे पहले यूनिट 4 की मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 1 में आपको 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं और आज हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस का, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। जो वर्क प्लेस स्ट्रेस होता है, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय आप वर्क कर रहे हैं या एज अ टीम लीडर हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो वहाँ पे क्या मेन सोर्सेज हो सकते हैं आपके स्ट्रेस के। आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46 पर। हेडिंग ही दिख जाएगी आपको, ये देखिए, सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा मन नहीं करता, सिंपल सी चीज़ होती है, जो भी आपको हेडिंग्स दे रखी हो उसको लर्न करिए। दूसरी चीज़, जो आपको ऐसे फ्लो चार्ट दे रखा हो उसको एकदम अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि फ्लो चार्ट दिखाने से आपकी जो थ्योरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपका ये फ्लो चार्ट एक्सप्रेस कर देता है कि आप कितना पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दिख रही होगी आपको, सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको इसी पेज पे मिलेगा और इससे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना आपको कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस दे रखे हैं। तो इसमें आपको ये 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट आता है रोल डिमांड, सेकंड आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, थर्ड वन इज इवैल्यूएशन, फोर्थ वन इज इंटरपर्सनल चैलेंज और फिफ्थ वन इज वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ। अब देखिए, इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए आप स्ट्रेस, स्ट्रेन और जो डिस्ट्रेस है ना, इसको भी रिलेट कर सकते हैं। ये इसमें यूनिट के स्टार्टिंग में है। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ही है कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिस्ट्रेस क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस आंसर को आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आपको रिलेट करना तो भी आपको इतने अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं कि आप इससे अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट जो स्ट्रेस का जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है, उसकी जो पहली वजह है वो आता है हमारा रोल डिमांड। अब इसमें क्या होता है कि एक जो एम्प्लॉय होता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है बहुत ही वैरायटी ऑफ रोल्स को, जो कि वो फुलफिल करे। जैसे कि आप कहीं पे एक टीम लीडर हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, आप उनसे ये डिमांड करेंगे या ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो काफ़ी सारा काम करें, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल सेट है ना, उसको अचीव करने में हेल्प करें। तो ऐसे ही जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जब ये ओवर हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। अब ये सबसे पहला आता है रोल डिमांड, कि आपका एक रोल है। जैसे कि ये फैमिली में भी होता है कि आपको एक मैच्योर इंसान समझा जाए और किसी वजह से आप सिलीनेस दिखाने लग जाएं तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ें आती है हमारी रोल डिमांड के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किसी भी पर्सन को हायर करते हैं कोई भी काम करने के लिए, और उसमें जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन को क्रिएट कर देती है, और जो डिमांड होती है अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती तो उस टाइम पे जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हो जाता है, या फिर जो स्ट्रेस होता है ना, वो माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाता है। और जब आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा उस सिचुएशन में, तो जो आपका रोल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपकी जो एफिशिएंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जो हमारे अनक्लियर जो टास्क होते हैं, वो भी चीज़ें इसमें आती हैं। अनक्लियर मतलब आप किसी के अंडर एम्प्लॉय हैं, टीम लीडर हैं आपके, और उन्होंने कोई टास्क आपको दिया, लेकिन किसी वजह से आप उस टास्क को समझ ही नहीं पाए। मतलब आपको जो काम करना था, गोल को अचीव करना था, वो आपको समझ में ही नहीं आया कि उसका मतलब क्या है, उसमें कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पे आपको टास्क तो मिल गया, आपको टाइम भी मिल गया, लेकिन वो जो टास्क था ना, वो अनक्लियर था कि उसको आपको एग्जैक्टली कैसे करना है, उस टास्क की या जो गोल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको कैसे फुलफिल करना है। तो स्ट्रेस होने की पहली एक वजह आती है हमारी रोल डिमांड। सेकंड आता है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या हो गया कि आपको या तो ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई या आपको टाइम के बाद में मिली। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो होती है हमारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड है ना, इसके अंदर पर्सनल और प्रोफेशनल डोमेन दोनों ही आते हैं।
इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब हो गया कि आपके पास में ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, आपके एग्जाम से पहले आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, लेकिन जब आप पढ़ने लगे ना तो आपने देखा आपके पास में ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे प्यारा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको यूपीएससी का। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है ना बहुत ज़्यादा टफ होती है। टफ इन व्हाट सेंस कि उसमें हमारे पास जो सिलेबस होता है ना उसकी कुछ खास क्लैरिटी नहीं होती। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और जितनी चीज़ें हैं ना उतने ही आपको सोर्सेज मिलने लग जाते हैं। ऊपर से आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है तो इस वजह से आपको ना सोर्सेज की कमी नहीं रहती है। तो इस वजह से क्या है, आपके पास में ना जो मटेरियल है वो एक्सेस में कलेक्ट हो गया और आप पढ़ने वाले, एक टाइम भी आपके पास लिमिटेड और दिन में घंटे भी 24 ही। तो उस वजह से आपके ऊपर एक सिचुएशन आती है जिसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाती हैं। जब आपको ये भी पता है कि आपको पढ़ना है, लेकिन आपको एक सेकंड थॉट ये भी समझ में आता है कि आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। तो ये आता है हमारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, कि जब आपके पास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो गया है, लेकिन उसको समझ पाना या उस डेटा से दूर जाना भी आपके लिए ईजी नहीं है। तो ये चीज़ आती है हमारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में। इसमें आप एक स्टडी ऑफ गिब्स डाल सकते हैं 2012 की। तो यहाँ पे एज आपको रेशो दे रखा है कि इसमें ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादातर अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस होते हैं ये ज़्यादा, जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और जो मल्टीटास्किंग या जो फ्रेगमेंटेड अटेंशन होती है उसकी वजह से उस चीज़ को लेने के लिए हम क्या है, हम सोचते हैं ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और इस वजह से जो हमारी एफिशिएंसी है और जो हमारी मेंटल अलर्टनेस है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि आप बहुत सोच लें कि हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन होता उस टाइम पे कुछ नहीं है। तो उस वजह से जो एफिशिएंसी वो डिक्रीज होगी और जो मेंटल अलर्टनेस है ना वो भी आपकी कम हो जाती है। तो ये आता है हमारा सेकंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। थर्ड पॉइंट आता है वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ। वर्क लाइफ ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है या जो वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो गई, कंबाइन हो गए। जैसे कि जो आपकी पर्सनल और जो प्रोफेशनल लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं आपस में कोलैप्स कर जाए। आप एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए फैमिली और वर्क के बीच में। जो फैमिली एरिया है और जो वर्क एरिया है उसके बीच में आप एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। जो फैमिली और वर्क के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, पर्सनल और प्रोफेशनल, जो आपकी लाइफ अलग अलग थी उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लग गए। फैमिली के कंप्लेंट्स अलग, ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट्स अलग, और वो सब कुछ कोलैप्स हो जाए जिसकी वजह से आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। दूसरे आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। थर्ड वन इज़ कि जो आपकी वर्क की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कहीं पे भी आप काम करते हैं तो एज ए एम्प्लॉय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप अलग रखें, क्योंकि अगर ये दोनों कोलैप्स हो जाती है तो स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता हमारा इंटरपर्सनल चैलेंजेस। इंटरपर्सनल चैलेंजेस का मतलब होता है कि आप बहुत बार जैसे जॉब रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं कि आपको ना अपनी जॉब्स को क्विट करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने मैनेजर से या जो आपके टीम लीडर होते हैं उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है। मतलब आपको काम अच्छा लग रहा है लेकिन जो आपके टीम लीडर है उनसे आप सेटिस्फाई नहीं है, या तो उनके साथ आपका रिलेशन खराब हो गया है किसी भी वजह से, या फिर वो उनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता, या कोई भी जो उनकी टाइमिंग्स होती हैं वो कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आपका अपने मैनेजर के साथ में सही से सेटअप नहीं बैठा, जिस वजह से आप अपना जॉब को क्विट करना चाहते हैं। और सेकंड वन इज़ कि आपके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो उस वजह से इंटरपर्सनल चैलेंजेस आ जाते हैं जब आपको जॉब छोड़नी भी नहीं है लेकिन आप वहाँ पे करना भी नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, एक सपोर्टिव मैनेजर जो है ना वो वर्क इन्वायरमेंट और को जॉयफुल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को। तो ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा मैनेजर के अलावा भी कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि जो बुलिंग होती है या फिर जो एब्यूसिव सुपरवाइजर्स होते हैं, अच्छे तरीके से बात नहीं करना, ये सब चीज़ें भी कुछ वजह होती हैं जिसकी वजह से आपको अपनी जॉब क्विट करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई और आपको जज करे, आप कैसे काम कर रहे हैं, या जो आपका इवैल्यूएशन या जो जज है ना, आपको जो जज किया जा रहा है वो बाय अदर्स, मतलब दूसरों के थ्रू आपको जज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देती हैं, क्योंकि दूसरों की डेफिनेशंस में या जो दूसरों के पैरामीटर्स होते हैं वो आपके लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की एफिशिएंसी अलग होती है, हर किसी का लेवल ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। तो ये कुछ वजह है जो आपको स्ट्रेस में डाल सकती हैं।
आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं अभी तक किया है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46 पे आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेस, डिस्ट्रेस और स्ट्रेन। पेज नंबर 43 और 44 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो तीनों टर्म्स है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन और डिस्ट्रेस, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो ये आज के टाइम में ना बहुत ही कॉमन है और जो हमारी एवरीडे लैंग्वेज है ना इसमें इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन और जो डिस्ट्रेस है ना इनको हम अलग अलग लेवल पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेनली जो है ना स्ट्रेस उसी से ये चीज़ें रिलेट करती हैं। जैसे कि स्ट्रेस क्या है, एक बहुत ही डिस्कस प्रॉब्लम है आज की डे में और बहुत ही कॉमन है क्योंकि हर कोई ना स्ट्रेस है किसी ना किसी बात को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। इन शॉर्ट स्ट्रेस जो है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है ना वो सेम रहती है। मीनिंग अलग अलग होते हैं, जैसे किसी को किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है, किसी को किसी बात का स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस में भी हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होता है बैड और एक होता है हमारा गुड स्ट्रेस। जैसे कि आपके पास में जो परफॉर्मेंस होती है ना वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आपको ना अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं आता, टारगेट आपको कोई अचीव करना है, तो जब आपके पास में टाइम लिमिटेड होता है, टाइम बाउंडेशन कोई चीज़ की हो जाती है ना तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है। और कई बार लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको स्ट्रेस लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। लेकिन वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आप डिप्रेशन में ही चले जाएं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने स्ट्रेस तो लिया लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाए, मतलब कि एक पॉजिटिव सेंस में स्ट्रेस हो, ठीक है, लेकिन जब वो स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो मेंटल इलनेस है ना वो कहीं ना कहीं आने लग जाती है। तो ये चीज़ आपको याद में रखनी है। इसके अलावा स्ट्रेन जो होता है ना वो एक रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें बताया था, यूनिट 3 में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होते हैं। मतलब कि आपके पास में सिचुएशन दे रखी है, अब वो डिपेंड करता है कि आपको उस स्ट्रेस से फाइट करना है, लड़ना है, उसको फेस करना है या उससे भागना है, उस प्रॉब्लम से या उस सिचुएशन से। तो स्ट्रेन क्या है, एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्ट्रेस के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम से किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो वो चीज़ आती है हमारी जो स्ट्रेन होता है इसके अंदर। वहीं अगर आप डिस्ट्रेस की बात करें तो डिस्ट्रेस में आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि जो भी आपको स्ट्रेस हुआ, चाहे वर्क प्लेस पे हुआ, चाहे वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, फैमिली में, कहीं भी किसी भी वजह से जो आपको स्ट्रेस हुआ ना उसको आपने एग्जामिन करा मतलब आपको वजह पता चली कि आपको ये स्ट्रेस एग्जैक्टली हुआ क्यों, और उसके बाद में आप क्या क्या जो स्टेप्स है ना वो उठा सकते हैं उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आपको वो स्ट्रेस ना हो। तो ये चीज़ आती है हमारी इसमें। फर्स्ट आप इस आंसर को इससे पॉइंट से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इलुसिडेट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस। पेज नंबर 44 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे कंजर्वेशन मॉडल आपको दे रखा है। तो देखिए ये मॉडल किन्होंने दिया था, उनका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे नाम देखिए स्टीवन हॉबल है, 1989 की बात है। ये मॉडल को प्रपोज उस टाइम पे किया गया था। इसके अंदर इन्होंने कुछ सेट्स ऑफ रिसोर्सेज लगा दिए थे जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को ज़रूरत होते हैं स्ट्रेस को या जो पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। अब ये जो रिसोर्सेज हो सकते हैं ना, ये होम, क्लोथिंग या जो लिविंग अरेंजमेंट कंडीशंस होती हैं, सेल्फ स्टीम नॉलेज हो सकती है, टाइम जैसे जो हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर से रिलेट कर सकती हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने ना 74 स्पेसिफिक रिसोर्सेज को डिफाइन किया था जिनमें इन्होंने बहुत सारे जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट से उसके अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया था। जैसे कि मान लीजिए आपको स्ट्रेस किस बात का हुआ कि आपके पास ना अब बहुत अच्छी वैरायटी का कलेक्शन है कपड़ों का और किसी वजह से वो जो कलेक्शन है उसमें कमी आ जाए, या फिर अननेसेसरी स्ट्रेस है, आज आपने क्या पहना है उससे नहीं आपको फर्क पड़ रहा, आप ये देख रहे हैं कि आपको कल क्या पहना है और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या आती है हमारी स्ट्रेस के अंदर आती हैं, जहाँ पे जो हमारे ऐसे 74 स्पेसिफिक रिसोर्सेज इन्होंने डिफाइन करे जिसमें हमारे कपड़े, खाना पीना, जो भी हमारी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ इंक्लूड होते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, या जो रिसोर्सेज हैं वो जब कम होते हैं तो जब आपको स्ट्रेस आता है तो वो स्ट्रेस हमारा कंजर्वेशन रिसोर्स मॉडल में काउंट किया गया है। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, आप इसको यहाँ से पढ़ के अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ ये हो गया आपका चेक योर प्रोग्रेस 1 जिसमें 3 क्वेश्चन थे।
फर्स्ट था व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस। सेकेंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द टर्म स्ट्रेस, डिस्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एंड थर्ड क्वेश्चन था इलूसिडेट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मॉडल ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे चेक योर प्रोग्रेस 2, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।